हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 200 क्वेश्चन का सीरीज देखने वाले हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी का है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष खाली स्थान में है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? बी, तक्षशिला। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ है? तक्षशिला में है। अगला प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक खाली स्थान थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो इसका आंसर है शेरशाह। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। अगला प्रश्न, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व पर में पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन? इसका आंसर होगा मॉन्टेग्यू। अगला प्रश्न, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर होगा अमृतसर। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न, वी आई लेनिन का संबंध किससे है? वी आई लेनिन का संबंध किससे? तो वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न, माओ जेडोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? माओ जेडोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो इसका आंसर होगा चीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरिज्यू। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? इसके आंसर होगा 1882 अड़ियार। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ज्ञात्रिक। अगला प्रश्न, दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 12 मार्च 1930। कब और किस महाराजपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? कब और किस महाराजपाल ने या गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो इसका आंसर होगा 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1939। कब? 1939। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे? नील की खेती से। अगला प्रश्न, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ?
तो एक गणतंत्र की स्थापना हुआ। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो कब रद्द किया गया? 1911। अगला प्रश्न, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया? तो 1942। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942। अगला प्रश्न, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित? तो चित्तरंजन दास। किसके साथ? चित्तरंजन दास, CR दास। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। अगला प्रश्न, चरक किसे राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तुम कनिष्क। अगला प्रश्न, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाए थे? तो इसका आंसर होगा, किसने बिछाई थी रेलवे लाइन? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज क्लार्क। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार कब किया था? तो 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बम्बई। कहाँ? बम्बई। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहां का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा लुई सोलामा। कौन था? लुई सोलामा। अगला प्रश्न, वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? वर्साई की संधि ने किस देश का? तो यूरोप का। किसका? यूरोप का। अगला प्रश्न, हिटलर की मृत्यु कब हुई? हिटलर की मृत्यु कब हुई? 1945। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832। अगला प्रश्न, राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, सिकंदर महान पैदा हुआ था? सिकंदर महान कब पैदा हुआ था? 356 ईसा पूर्व। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किससे कहता है? समुद्रगुप्त को। अब हम लोग भूगोल का प्रश्न देखते हैं, इसका भी 50 क्वेश्चन है। तो चलते पहला क्वेश्चन 51 नंबर, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो कौन स्थान है? तो कन्याकुमारी। कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? तो इसका आंसर होगा हिमाद्री। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। अगला प्रश्न, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। कहाँ आते हैं? उड़ीसा में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो बिहार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में? सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण। अगला प्रश्न, समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? कोयला। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी। अगला प्रश्न,
खालिस्तान अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन सा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा पनामा नहर। अगला प्रश्न, कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है? कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? इसका होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई खालिस्तान द्वारा मालूम की जा सकती है। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा सोनार। अगला प्रश्न, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मुंद्रा, गुजरात। मुंद्रा, गुजरात। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। अगला प्रश्न, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। अगला प्रश्न, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत है? भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 24.04%। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, पशु और पौधों की जातियों में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? कौन है? तो इसका आंसर होगा मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो मंगलूर है, हल्दिया है, विशाखापत्तनम है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या से अधिक है? इसका आंसर होगा केरल। कहाँ? केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो रणथंभौर राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में है और सिमलीपाल उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, सिंह का संरक्षण होता है, सिंह का संरक्षण होता है गिर अभयारण्य में। कौन सा अभयारण्य? गिर अभयारण्य। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। अगला प्रश्न, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो 20 से 30 जून। अगला प्रश्न, थिम्पू कहाँ की राजधानी है? थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला प्रश्न, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से। किसे? पराबैंगनी विकिरण से। अगला प्रश्न, बिहार का विषाद है, बिहार का विषाद क्या है? कोसी नदी। बिहार का विषाद क्या है? कोसी नदी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को। चारागाह को पंपास कहा जाता है, चारागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका। जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको? तो इसका होगा श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर और लेह को। अगला प्रश्न, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न, अधिकांश मौसमी घटनाएं खालिस्तान में संपन्न होती है। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती है? क्षोभ मंडल। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड। अगला प्रश्न, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो इसका आंसर होगा विंध्या पर्वत। कौन? विंध्याचल पर्वत। अगला प्रश्न, 49वीं समांतर पैरेलल किन दो देशों को जोड़ती है? तो यूएसए और कनाडा। किसको? यूएसए और कनाडा। तटरेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो इसका 200 नॉटिकल मील या 200 समुद्री मील। अगला प्रश्न,
भारत सरकार भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? इसके आंसर होगा 1986। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो 33.3%। कितना? 33.3%। अगला प्रश्न, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। अगला प्रश्न, हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो कृषि कार्य में। किस कार्य में? कृषि कार्य में। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो कौन सा उद्योग है? टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, ये स्थापित हुआ था 1907 में। अगला प्रश्न, राज्य व्यवस्था पॉलिटिक्स से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? किसने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो इसका आंसर होगा अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु। प्लेटो की पुस्तक क्या है? प्लेटो की पुस्तक क्या है? तो द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक क्या है? द रिपब्लिक। अगला प्रश्न, किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? तो बर्नार्ड क्रिक ने। किसने? बर्नार्ड क्रिक ने। हिंद स्वराज की पुस्तक है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता? कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता? तो विदेशी शासक का आक्रमण। अगला प्रश्न, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर होगा लॉस्की ने। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है? तो लॉस्की का। किसका है? लॉस्की का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो कब हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? इसका आंसर होगा 1978। कब? 1978। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो इसका आंसर होगा 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका आंसर होगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाममात्र राज्य है, ये तीनों गलत है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ता। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक खालिस्तान बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर होगा 6 माह पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार उपयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अगला प्रश्न, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो VN कृष्णा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए
सही कूट का प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 124। 124 क्या है? तो संघीय न्यायपालिका 5 नागरिकता, अनुच्छेद 5 नागरिकता, और 352 आकस्मिक प्रावधान, और 245 क्या है? तो विधायी शक्तियों का वितरण। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? कौन संविधानेतर संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कौन संविधानेतर संस्था है? तो इसका आंसर होगा योजना आयोग। अब इसके जगह पे नीति आयोग आ गया। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा 350 ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? तो संथाली भाषा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किसके लिए? अनुच्छेद 338 के ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधनों के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 101 नहीं, शायद 104 है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता है? तो इसका आंसर होगा 22। अगला प्रश्न, 14 अगस्त 2007 को भारत इसका 104 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा? 105। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 1206। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969 में। अगला प्रश्न, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? भारत से बलपूर्वक किसको मिलाया गया? तो हैदराबाद को। अगला प्रश्न, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सरदार पटेल। अगला प्रश्न, भारत का संविधान खालिस्तान लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार खालिस्तान में दिए गए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा संविधान के भाग 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद खालिस्तान की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1 मास के। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर विवाहित समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। तो इसका आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? 65 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो 12।
अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? कब स्वीकृत की गई? तो 10 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो राज का। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य किसी राज्य के विधानसभा का अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी राज्य के विधानसभा का अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 500। परजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? परजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो इसके आंसर 1951-52 में। अगला प्रश्न, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में गलत बयान कौन है? निम्नलिखित में गलत बयान कौन है? तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये गलत है। अगला प्रश्न, समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किसे स्पष्ट होता है? समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किसे स्पष्ट होता है? तो इसके आंसर होगा महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। वैश्वीकरण के मुख्य अंग है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 4। वैश्वीकरण कितने मुख्य अंग है? 4। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1995। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? तो अमेरिका। भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम पारित हुआ? भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसके आंसर अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? तो राज्य आयोग में। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है इनमें सभी प्राकृतिक संसाधनों, भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है 3। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि, किसी अर्थव्यवस्था में, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का निरंतर वृद्धि। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसके मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, कथन भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य क्या है? तो देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन होते हैं लेकिन उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका होगा तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो मुद्रा संचालन से। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच अरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बेवरेज वक्र। अगला प्रश्न, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा केन्स। अगला प्रश्न, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो भुगतान बैंक खाते के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? कौन आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है? भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य कुल व्यय माइनस कुल व्यय यानी राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी थी? तो इसका आंसर होगा अरुंधति भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा रॉबिन्सन का। अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है। इस विचार के मानने वाले कौन है? तो मार्शल। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र है तो यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है व्यक्तिगत इकाई से। अगला प्रश्न, व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है बड़े या संपूर्ण से। मार्शल ने प्रस्तुत की तो ए और सी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, केन्स ने व्याख्या की आय तथा रोजगार की। केन्स ने व्याख्या किसका की है? तो आय तथा बेरोजगार की। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासोन्मुख। भारत में आय तथा धन का वितरण है तो असम। क्या है? असम मतलब बराबर नहीं है। अगला प्रश्न, भारत की प्रति व्यक्ति आय है निम्न। भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है? 48%। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी एवं बेकारी। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्षों पर। कितने वर्षों पर? प्रत्येक 10 वर्षों पर। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 36 करोड़। अगला प्रश्न, परिवार के आकार को छोटा रखने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो कार्यक्रम का नाम क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के विकास में क्या है? भारत के विकास में बाधक है। अगला प्रश्न, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार क्या है? इनमें से सभी। अगला प्रश्न, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा कृषि की सामयिक प्रकृति। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि। बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो इसका आंसर होगा 79%। अगला प्रश्न, बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है?
तो 36.4%। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? 2। ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो भूमिहीन श्रमिक। अगला प्रश्न, बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी वृद्धि हुई? बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी वृद्धि हुई? तो 25.07%। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर टारगेट क्लासेस ऑफिशियल पर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।